A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पर मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए फिर देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग है। क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों से दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्या पूछा जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो अगर आपसे चाल पूछा जाएगा तब भी आपका यही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। आप लोगों से यह पूछ दिया जाएगा कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, या फिर पूछ दिया जाएगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे जल में पूछा जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, या फिर पूछा जाए कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसके अलावा आपसे कांच में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? कांच में आपसे पूछ दिया जाएगा कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, या फिर कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे कांच में पूछा जाए तब आपका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखिएगा, जो एडिशनल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस यहां पे बताए, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से सही कथन है। तो यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य हैं, ऑप्शन सी दिया है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य हैं, और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए। आपको यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि निम्न में से कौन सा सही कथन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर के, वो बड़े आसानी से यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो ये जो आपका ऑप्शन ए दिया है, ये वाला स्टेटमेंट कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है। आपसे क्या पूछा गया है कि प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है निर्वात में, ऑप्शन बी दिया है वायु में, ऑप्शन सी दिया है कांच में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है जल में। तो ये क्वेश्चन मैंने
आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी कराया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और निर्वात में प्रकाश का चाल यानी प्रकाश की चाल का मान होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया ना। तो प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यदि दो समतल दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमसे यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या पूछी गई है। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक है। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हमसे यहां पे प्रतिबिंबों की संख्या पूछी गई है यानी n की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो n = हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ था। n यहां पे क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। n = 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। और क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री। यहां पे लिखा है ना कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण है, तो यानी थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है? 60 डिग्री दी हुई है क्वेश्चन में। तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? यहां पे जो फॉर्मूला आपका है n = 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 60 डिग्री वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो 360 अपॉन में थीटा की जगह हमें क्या रखना है? 60 डिग्री रखना है और -1, ये तो फॉर्मूले में आपका होता ही है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे n = रहेगा, तो n = 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 1 जा 6 और 6 6 जा आपका 36 हो जाएगा। यानी n = हमें क्या मिला? यहाँ पे सॉल्व करने पर 6 और -1 यहाँ पे है, यानी 6 - 1 यानी n = 5। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। यहां पे प्रतिबिंबों की संख्या में क्या मिल गई? 5 मिल गई। तो ऑप्शन में 5 कहां दिया है? तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो विद इन आप यहां पे 15 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। और यह भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में क्या बताया था? मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या लिखा? यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए, यानी थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है? 10 डिग्री यहां पे दी हुई है और हमसे पूछा गया तो परावर्तित किरण घूमेगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया? यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। तो 2 थीटा कोण घूम जाएगी, यहां पे परावर्तित किरण घूमेगी, हमसे पूछा गया है। तो 2 थीटा, तो 2 तो रहेगा ही और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन में? 10 डिग्री दी है। तो 2 × 10 = आपका क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 डिग्री आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट में बताए हुए हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो बड़े आसानी से आप लोग सभी क्वेश्चंस को यहां पे समझ पा रहे होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहां पे क्या दिया है?
तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यह भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ था। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बैंगनी। ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। इस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बैंगनी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। क्या पूछा गया है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। टोटली ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। जो दूरी आपकी होगी 20 सेंटीमीटर ही होगी। अब 20 सेंटीमीटर ये क्यों हुआ, ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ तो मैं आपको बता दूं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और मैंने आपको क्या बताया कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो यहां पे वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि ये टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है, यदि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन, ऑप्शन ए दिया है ऊपर वाले तल से एक बार होगा, ऑप्शन बी दिया है केवल नीचे वाले तल से एक बार होगा, ऑप्शन सी दिया है दोनों तलों के बीच कई बार होगा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों तलों के बीच कई बार होगा। यानी यदि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन दोनों तलों के बीच कई बार होगा। अब यहां पे प्रदीप्त वस्तु लिखा हुआ है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आपको ध्यान रखना है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य, तारे, जलता हुआ कोयला, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब। ठीक है, ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों तलों के बीच कई बार होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। यहां पे लिखा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या लिखा है, लंबवत आपतित होती है। तब इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया, तब इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझा देता हूं। क्या लिखा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाता हूं। ठीक है, ये समतल दर्पण मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत आपतित होती है यानी ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे आएगी, लंबवत आपतित हो रही है, ऐसे आएगी और ठीक ऐसे ही ऊपर वापस लौट भी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पे आपका
परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, लंबवत आपतित हुई, ऐसे यहां पे आई, फिर इसी मार्ग से क्या होगी, वापस लौट जाएगी। यानी यहां पे हमें परावर्तन कोण का मान क्या मिल जाएगा, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, इसका मान यहां पे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर, क्या लिखा है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण होगा। यह भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से यहां पे पूछा गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या बताया मैंने आपको कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी हमें यहां पे आपतन कोण की वैल्यू दी गई है। यह किसकी वैल्यू दी गई है, आपतन कोण की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो आपतन कोण की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 35 डिग्री हमें दी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण होगा। तो मैं आपको बता दूं डिटेल में कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यह मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बताया है कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी हमसे यहां पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, परावर्तन कोण का मान हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। परावर्तन कोण की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण बराबर आपका आपतन कोण होता है। यह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब मैंने आपको परावर्तन के नियम बताए थे। परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम यह होता है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है। जब आपतन कोण की वैल्यू हमें यहां पे 35 डिग्री दी गई है तो परावर्तन कोण आपका क्या हो जाएगा, 35 डिग्री ही तो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था तो 35 डिग्री यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको काफी डिटेल में बताया हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बस आपको यहां पे समझना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था। देखिए यहां पे लिखा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की वैल्यू हमें यहां पे 35 डिग्री ये दी हुई थी। फिर हमसे पूछा गया तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो हमसे यहां पे परावर्तन कोण की वैल्यू को पूछा गया है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है। जब आपतन कोण 35 डिग्री है तो आपका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 35 डिग्री ही तो होगा परावर्तन के नियम के अनुसार। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे
एक समतल दर्पण ये बना दिया, ठीक है, समतल दर्पण बना दिया, और मैंने यहाँ पे एक मनुष्य को बना दिया, एक व्यक्ति को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक व्यक्ति को ये मैंने यहाँ पे बना दिया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से, यानी मनुष्य और समतल दर्पण के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर इसके बाद लिखा है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी जो मनुष्य है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से ये चल रहा है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मनुष्य जो है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो मैंने मान लिया कि 3 सेकंड के पश्चात ये मनुष्य यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। मैंने मान लिया कि 3 सेकंड के पश्चात ये मनुष्य कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, और इसका जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के पीछे यहाँ पर बनेगा। तो हमें यहाँ पे मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है 3 सेकंड के पश्चात, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये ज्ञात करेंगे, जब मनुष्य 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चला है 3 सेकंड तक, तो उसने कितनी दूरी तय की है। यानी हमें यहाँ पे दूरी सबसे पहले निकालनी होगी, दर्पण की ओर चली दूरी जो है वो हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालनी होगी, दूरी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी और बटे में क्या होता है, बटे में आपका समय होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल, ठीक है, चाल, और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, समय, यही तो आपका हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखते यहाँ पे चाल कितनी दी हुई है, तो चाल यहाँ पे आपकी कितनी दी गई है, हम लोग यहाँ पे दूरी निकाल रहे हैं, दर्पण की ओर चली दूरी निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चाल यहाँ पे ये है जो लिखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है जो व्यक्ति, ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, 10 और गुणे समय 3 सेकंड, ये आपका समय हो जाएगा। तो 10 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 आपका हो जाएगा, कितने, 30 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी दर्पण की ओर चली दूरी हमने कितनी निकाली, 30 सेंटीमीटर निकाल ली है। यानी मनुष्य कितना चला, 30 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको समझाता हूं फिगर में, ठीक है। तो जब यहाँ पे मनुष्य 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चला है 3 सेकंड तक, तो उसने कितनी दूरी तय की, 30 सेंटीमीटर की। यानी यहां तक चलते चलते इसने, मनुष्य ने कितनी दूरी तय कर ली है, 30 सेंटीमीटर की दूरी इसने यहाँ पे तय कर ली है। और टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, टोटल डिस्टेंस दी है जो मनुष्य है और दर्पण के बीच की दूरी, टोटल डिस्टेंस आपकी 50 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर इसने चल ली है। तो अब मनुष्य की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 50 है, 30 इसने चल लिया, तो 50 में से हम 30 को लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 20 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे मनुष्य की दर्पण से दूरी कितनी मिलेगी, दूरी हमें मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यानी अब ये जो मनुष्य है ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये जो मनुष्य है अब ये दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो ये जो मनुष्य है ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और मैंने आपको क्या बताया कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जब मनुष्य की दूरी 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्पण से है तो इसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। यानी 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 20 + 20 = 40 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी डिटेल में समझा दिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मनुष्य की लंबाई 3 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे समतल दर्पण की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में आपका कहीं भी समतल दर्पण नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे समतल दर्पण की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई जो हो वो व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया, उसको यानी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी। तो यहां पे दर्पण की लंबाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दर्पण की लंबाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मनुष्य की लंबाई। क्या हो जाएगा, मनुष्य की लंबाई, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा मनुष्य की लंबाई और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो मनुष्य की लंबाई कितनी दी है, एक मनुष्य की लंबाई 3 मीटर है, ये दिया हुआ है। तो ये मनुष्य की लंबाई 3 मीटर और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1.5 मीटर कहां पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे है कि एक समतल दर्पण 36 से 15 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी यहां पे समतल दर्पण दिया हुआ है और ये कितना घूमा हुआ है, 15 डिग्री घूमा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखा है यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा। ठीक है, हमें यहां पे क्या ज्ञात करना है, तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा। तो आपकी परावर्तित किरण पहले के मुकाबले कितना घूम जाएगी, यही हमें यहां पे ज्ञात करना है। तो पहले कितना था, 15 डिग्री था। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया। यहां पे कॉन्सेप्ट यूज क्या होने वाला है, यहां पे यूज होने वाला है यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए पहले कितना है, 15 डिग्री है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पे 15 डिग्री ये दी गई है। तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 और थीटा की वैल्यू 15 डिग्री दी गई है, तो 2 × 15 इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा, क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30 डिग्री ये कहां दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। यहां पे लिखा है कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। तो देखिए पार्श्व परिवर्तन के बारे में मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में जो पार्श्व होते हैं यानी जो साइड्स होती हैं, साइड्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व का मतलब साइड्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, साइड्स हो जाएगा, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं
नहीं होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ये W। ठीक है, ये यहां पे पार्श्व परिवर्तन इसका प्रतीत नहीं होगा, ये सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये सब जो है ये आपका G दिया है, P दिया है, L दिया है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब उल्टे हो जाएंगे जब समतल दर्पण में इनको देखा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो अदर आपके दिए गए हैं इनमें परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जो W है इसमें नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी W, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहां पे दिया हुआ है कि जब एक समतल दर्पण को कोण अल्फा तक घुमाया जाता है, परावर्तित किरण 2 अल्फा कोण घूम जाती है। जाहिर सी बात है, जब एक समतल दर्पण को कोण अल्फा तक घुमाया जाएगा तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी, 2 अल्फा कोण घूम जाएगी ना। तो ये यहाँ पे लिखा है कि परावर्तित किरण 2 अल्फा कोण घूम जाती है, तब प्रतिबिंब की माप होगी। तो हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की माप बतानी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण के घूमने पर प्रतिबिंब की माप नहीं बदलती है, यानी समतल दर्पण के घूमने पर प्रतिबिंब की माप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर समान, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी समान ही रहेगी। ठीक है, प्रतिबिंब की माप जो होगी वो समान ही रहेगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल की वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, फिर इसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।